That's Mike. News at 9. हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव तेज हो गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी नाकाबंदी का हवाला देते हुए जलमार्ग फिर से बंद कर दिया और 2 भारतीय झंडे वाले जहाज़ों सनमार हेराल्ड टैंकर और जग अर्नव कार्गो शिप पर गोलीबारी की, जिससे दोनों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए ईरानी राजदूत को बुलाया और समुद्री सुरक्षा तथा नेविगेशन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। क्रू और जहाज सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और केवल थैंक यू कहकर सत्र समाप्त कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा अपने बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखने तक स्ट्रेट पर सख्त नियंत्रण रहेगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ ने कहा है कि शांति वार्ता में प्रगति हुई, लेकिन अभी कई बुनियादी मुद्दे सुलझने बाकी हैं। कुल मिलाकर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इटली के बरगामो प्रांत के कोवो शहर में वैसाखी उत्सव के दौरान गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के बाहर 2 भारतीय नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 साल के रागिंदर सिंह और गुरमीत सिंह नामक दोनों पीड़ित गुरुद्वारे के बाहर निकल रहे थे, जब एक हमलावर ने अचानक उन पर गोलीबारी की और कार में बैठकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से करीब 10 खाली कारतूस बरामद किए हैं और मामले को ठंडे दिमाग से प्लान की गई हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर भी भारत के मूल का हो सकता है, जबकि एक तीसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया। स्थानीय भारतीय समुदाय में इस घटना से सदमा फैल गया है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। भारत के मणिपुर में अप्रैल के पहले सप्ताह से फिर भड़की हिंसा से नेपाली समुदाय खासा डरा हुआ है। मणिपुर में करीब 60,000 नेपाली भाषी गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं। ये न तो मैतेई और न ही कुकी नागा संघर्ष में किसी पक्ष में है, लेकिन पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक नेपाली लोग विस्थापित हो चुके हैं और अब भी कई गांवों में उनकी आबादी घटकर मात्र 20% रह गई है। अधिकतर नेपाली या तो स्वदेशी या भारत में ही दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। इन सब के आपस में रोटी बेटी के संबंध है। नेपाल सरकार ने भारत से इनकी सुरक्षा का अनुरोध किया है। म्यांमार में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 3 चरणों में हुए आम चुनाव को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों ने व्यापक रूप से धांधलीपूर्ण और नकली बताया है, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी एनएलडी को बाहर रखा गया और सैन्य समर्थित यूनियन सोलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यूएसडीपी ने भारी बहुमत हासिल किया था। इसके बाद तख्ता पलट नेता हुआ और मिन आंग फाइंग अप्रैल 2026 से राष्ट्रपति बन गए। इस घटनाक्रम का सबसे सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है, जहां पौने 12 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी पहले से ही रह रहे हैं। रखाइन राज्य में चल रहे संघर्ष तथा सैन्य शासन की मजबूती के कारण इनकी सुरक्षा, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश सरकार ने चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए सैन्य प्रशासन से बातचीत जारी रखी है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कमी के बीच घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। भारत भी हालात पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसके लिए यह स्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर सीमा की स्थिरता से जुड़ी है। म्यांमार में अस्थिरता रोहिंग्या संकट को और जटिल बना सकती है तथा बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और बे ऑफ बंगाल में कनेक्टिविटी पर भी असर डाल सकती है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारी के बीच एक बड़ी तकनीकी गलती सामने आई है, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट शहर को जनगणना के सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर चीन के मेडोग के रूप में दिखाया गया, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी मोहंतो पागिंग पाओ ने इस गलती को सोशल मीडिया पर उजागर किया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया। संवेदनशील सीमा विवाद से जुड़े इस मुद्दे को लोगों ने देश की संपूर्णता से जोड़कर देखा। हालांकि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में इस तकनीकी गलती को ठीक कर लिया और इसे मैथिंग एरर बताया, लेकिन इस घटना ने डिजिटल सिस्टम की खामियों और सतर्क निगरानी की जरूरत को भी उजागर कर दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।